नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है राज्य की गांधीवादी धारणा, जो कि राज्य के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। राज्य की गांधीवादी धारणा। गांधी राज्य के बेहद शक्तिशाली स्वरूप के आलोचक थे। उनके विचारों पर उनकी गहन तथा सतत अध्ययन की प्रवृत्ति का जबरदस्त प्रभाव दिखाई देता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अतिवाद के विरुद्ध हैं। उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों दर्शनों व ऐतिहासिक उदाहरणों में राज्य की स्थिति व भूमिका का अहम विश्लेषण कर यह निष्कर्ष निकाला था कि राज्य मूलतः एक साधन है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का। भारतीय व पाश्चात्य दोनों दर्शनों में अति शक्तिशाली राज्यों ने मानव के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के अपने मूल आदर्श को त्याग कर हिंसा व बल के माध्यम से उन्हें शासित करने का प्रयास किया है। वह राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने तथा आत्म अनुशासन द्वारा नागरिकों के बगैर किसी दबाव व भय के अपने कर्तव्य पालन की अवधारणा की बात करते हैं। वह राज्य द्वारा लगाए गए उन नियंत्रणों का पक्ष नहीं लेते जो मनुष्य की स्वतंत्र चेतना को प्रतिबंधित करते हों। उनके अनुसार व्यक्ति की अंतरात्मा पर भौतिक शक्ति के माध्यम से लगाए गए नियंत्रण उनका वास्तविक कल्याण सुनिश्चित नहीं कर सकते। गांधी आधुनिक राज्य की बढ़ती दमनकारी शक्ति संरचना के घोर विरोधी हैं। उनकी मान्यता है कि मनुष्य पर उसकी अंतरात्मा के आदेशों के बजाय राज्य द्वारा निर्मित विधि के नियंत्रण को लागू किया जाना व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। गांधी का स्पष्ट मत है कि राज्य की दमनकारी शक्ति का समर्थन वास्तव में अपनी नियति को स्वयं निर्धारित करने के मनुष्य के नैतिक अधिकार का स्पष्ट निषेध है। उनकी मान्यता है कि राज्य की अनियंत्रित, असीमित और अक्षुण्ण सत्ता का समर्थन करना वास्तव में मानव सभ्यता के नैतिक आधार पर ही खुला आक्रमण है। गांधी के राजनीतिक दर्शन का लक्ष्य मानव की परिपूर्णता को सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार हिंसा पर आधारित राज के आदेशों को कानून की संज्ञा देना वास्तव में प्रेम और अहिंसा के बल के शाश्वत महत्व का अवमूल्यन करना है। गांधी का आग्रह है कि व्यक्ति पर राज्य के आदेशों के बाह्य नियंत्रणों की अपेक्षा उसकी स्वयं की जागृत अंतरात्मा के नियंत्रण अधिक पवित्र हैं। गांधी के अनुसार अपनी अंतरात्मा में ईश्वर के राज्य की खोज करके व्यक्ति को उसी के दिव्य आदेशों से शासित होना चाहिए। गांधी मूलतः राज्य के विरोधी होते हुए भी यह स्वीकार करते थे कि राज्य का तत्काल उन्मूलन संभव नहीं है। वे वस्तुतः व्यावहारिक आदर्शवादी थे। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अपनी आदर्शवादी अपेक्षाओं को व्यवहार के धरातल से अलग नहीं किया है। उन्होंने अंतिम साध्य के रूप में एक राज्यहीन समाज की कल्पना की, किंतु यह भी स्वीकार किया कि राज्यहीन समाज की स्थापना एक ऐसा आदर्श है जिसकी पूर्णतः प्राप्ति अत्यंत कठिन है। अतः उन्होंने विकेंद्रित ग्राम राज्य के रूप में राजनीतिक व्यवस्था का उपादर्श प्रतिपादित किया। वे यह समझते थे कि विकेंद्रित ग्राम स्वराज्य के आदर्श लक्ष्य को भी क्रमिक सुधारों तथा लोगों के दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन लाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसकी स्थापना के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की आवश्यकता थी। अतः तत्कालिक सुधारवादी आदर्शों के रूप में उन्होंने एक अहिंसक लोकतंत्र की परिकल्पना की। इस प्रकार आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में गांधी के प्रतिमान को 3 स्तरों के रूप में समझा जा सकता है। पहला है आदर्श व्यवस्था।
राज्यहीन समाज अथवा राम राज्य, गांधी जी ने स्पष्ट किया कि यह राम राज्य हिंदू राज्य का पर्यायवाची नहीं है, अपितु एक ऐसी पवित्र व्यवस्था की ओर संकेत करता है जिसमें व्यक्ति की अंतरात्मा पर बाह्य नियंत्रण पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। इस व्यवस्था को गांधी ने प्रबुद्ध अराजकता नाम दिया। गांधी जी की मान्यता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा के आदर्श को पूर्णतः चरितार्थ कर लेगा और स्वार्थ को परम सत्य के प्रति समर्पित कर लेगा, तो उसका उत्कृष्ट विवेक और जागृत अंतरात्मा उसके सारे व्यवहार को ऐसे नैतिक प्रभाव से आच्छादित कर लेंगे कि उसके आचरण पर बाह्य नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपना शासक क्या हो जाएगा? स्वयं हो जाएगा। गांधी जी स्वीकार करते हैं कि इस राजनीतिक आदर्श की प्राप्ति लगभग असंभव है, क्योंकि व्यक्ति मानव शरीर को धारण करते हुए अपने जीवन में अहिंसा के आदर्श को पूर्णतः नहीं ढाल सकता। अगला है उप आदर्श। विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज्य। गांधी ने राजनीतिक शक्ति के केंद्रीयकरण को हिंसा की संज्ञा दी। उन्होंने प्रतिपादित किया कि एक विकेंद्रित राजनीतिक प्रणाली ही अहिंसा के आदर्श के अनुरूप मानी जा सकती है। गांधी जी ने ग्राम को राजनीतिक इकाई बनाने पर बल दिया। इस व्यवस्था का तात्पर्य यह नहीं है कि उस ग्राम का दूसरे ग्रामों से कोई संबंध ही नहीं होगा। ये स्वायत्त, स्वशासी और आत्मनिर्भर ग्राम अपनी उन आवश्यकताओं के लिए जिनकी पूर्ति ग्राम में की ही नहीं जा सकती, उनकी पूर्ति दूसरे ग्रामों के सहयोग से करेंगे और दूसरे ग्रामों को ऐसा सहयोग उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में राष्ट्र में ऐसे स्वतंत्र ग्राम गणराज्यों का एक संघ होगा। गांधी जी ने कहा, भारत में 7 लाख ग्राम हैं। प्रत्येक ग्राम उसके निवासियों की इच्छा अनुसार संगठित किया जाएगा। ग्राम जिला प्रशासन के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। इस चुनाव में प्रत्येक ग्राम का एक वोट होगा। जिलों के प्रतिनिधि प्रांतीय प्रशासन का निर्वाचन करेंगे और प्रांतीय प्रतिनिधि राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, जो कि राष्ट्र का मुख्य कार्यकारी होगा। गांधी जी ने अनुभव किया कि विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज्य की योजना को क्रियान्वित करना एक समय साध्य प्रक्रिया है। अतः उन्होंने तात्कालिक राजनीतिक आदर्श के रूप में अहिंसक लोकतंत्र की कल्पना की। अहिंसक लोकतंत्र, तात्कालिक सुधारवादी प्रतिमान। गांधी की अहिंसक लोकतंत्र की धारणा एक ऐसी स्थिति पर बल देती है जिसमें राज्य के विद्यमान ढांचे को स्थापित रखते हुए ही उसके स्वरूप और उद्देश्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए जाएंगे। अहिंसक लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण। गांधी जी के अहिंसक लोकतंत्र सत्य और अहिंसा शासन के निर्देशक सूत्र होंगे। अहिंसक लोकतंत्र अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, अपितु अंतिम राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति का प्रथम चरण है। वे यह स्वीकार करते हैं कि इस व्यवस्था में राज्य के पूर्णतः अहिंसक होने की कल्पना नहीं कर सकते। अहिंसक लोकतंत्र में राज्य अहिंसा के प्रचार प्रसार द्वारा जनता के जीवन में अहिंसा को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। अहिंसक लोकतंत्र में बल प्रयोग को न्यूनतम करने का प्रयत्न किया जाएगा। इस अवस्था में पुलिस और सेना आवश्यक होंगे, किंतु उनकी भूमिका का रूपांतरण हो जाएगा। पुलिस और सेना जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे और वे स्वयं भी अहिंसा के सिद्धांत में आस्था रखेंगे। सेना और पुलिस को अहिंसक आचरण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। शांति काल में सेना व पुलिस रचनात्मक कार्यों में लगे रहेंगे। गांधी जी की आदर्श व्यवस्था राम राज्य व उप आदर्श विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज्य की तत्काल प्राप्ति संभव न होने के कारण उन्होंने तात्कालिक सुधार के रूप में
अहिंसक लोकतंत्र का प्रतिमान रखा, जिसमें राज्य के विद्यमान ढांचे को स्थापित रखते हुए अहिंसक लोकतंत्र का प्रतिमान प्रस्तुत किया गया। अब है राज्य के कार्यक्षेत्र की सीमाएं। राज्य को उसको कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अनेक भागों में वर्गीकृत किया गया है। राज्य के कार्य उसकी प्रकृति के अनुसार निर्धारित होते हैं। पूर्व में राज्य की प्रकृति के अनुसार राज्य के कार्यों का विवेचन किया गया है। प्रत्येक राज्य को अपने वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को संपन्न करना चाहिए, किंतु कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें राज्य को नहीं करना चाहिए। राज्य की सीमाओं को निम्नलिखित रूप में इंगित किया जा सकता है। पहला है लोकमत। राज्य को किसी भी स्थिति में लोकमत के विरुद्ध कार्य नहीं करने चाहिए। व्यक्तियों की सुरक्षा एवं कल्याण हेतु राज्य का निर्माण किया गया है। व्यक्ति राज्य का आधारभूत अंग है। व्यक्ति की इच्छाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए कानूनों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। अतः राज्य को सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य सत्ता का प्रयोग करते समय जनता की स्वतंत्रताओं, विशेषतः विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित ना करे। यदि राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करेगा तो उसका यह आक्रोश विद्रोह का रूप धारण कर सकता है, जिससे राज्य अपनी गतिविधियों का सुचारू रूप से निर्वहन नहीं कर सकेगा। अगला है धर्म। धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत धारणा है और उसके प्रति वह अत्यधिक संवेदनशील होता है। राज्य द्वारा किसी व्यक्ति पर यह दबाव डालना कि वह धर्म विशेष को माने अथवा ना माने अनुचित है। राज्य द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति एवं संस्था द्वारा व्यक्ति को धर्म विशेष मानने के लिए बाध्य न किया जाए। अगला है नैतिकता। धर्म के समान नैतिकता भी व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। राज्य द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह अपनी कोई नैतिक संहिता व्यक्तियों पर बलपूर्वक न थोपे। राज्य को ऐसा वातावरण अवश्य विकसित करना चाहिए जिसमें व्यक्तियों का नैतिक विकास संभव हो। ग्रीन के शब्दों में राज्य को केवल ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना चाहिए जिसको करने या ना करने से समाज के नैतिक स्तर में गिरावट का भय हो। नैतिकता एक भावात्मक विषय है जिस पर राज्य नियंत्रण नहीं लगा सकता। यदि राज्य नैतिकता पर अंकुश लगाता है तो नागरिक चरित्र का ह्रास होगा। परिणाम स्वरूप समाज में भ्रष्टाचार व अपराधों में वृद्धि होगी। व्यक्ति का व्यक्तिगत दैनंदिन व्यवहार। व्यक्ति को अपने दैनिक गतिविधियों को संपन्न करने में स्वतंत्र रहने देना चाहिए। यदि व्यक्ति के दैनंदिन व्यवहार में राज्य हस्तक्षेप करता है तो लोगों की भावनाएं आहत होती हैं व उनके मन में राज्य के प्रति आक्रोश उत्पन्न होता है। फैशन द्वारा बातचीत के ढंग, विश्वास, वेशभूषा, संगीत, कला और साहित्य को निर्धारित किया जाता है। फैशन का संबंध व्यक्तिगत रुचियों और अरुचियों से होता है। अतः राज्य को उस पर नियंत्रण लगाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि फैशन समाज में अश्लीलता को बढ़ावा दे, समाज की मान्यताओं के विरुद्ध हो, श्रेष्ठता और नैतिकता के विरुद्ध हो, तो राज्य इन पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये प्रतिबंध विवेक सम्मत होने चाहिए। अनावश्यक प्रतिबंध राज्य के लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बन सकते हैं। तो ये थे राज्य का कार्य क्षेत्र और उससे संबंधित विभिन्न अवधारणाएं। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।